फिर से एक बार नमस्ते। बढ़िया, एक्टिव है क्लास है, माइक से आवाज़ भी पहुंच रही है। तो कल जिन मुद्दों पर मैं बात कर रही थी, हमने थोड़े से कुछ मुद्दे आपके लिए खोले थे। एक ऑयल का मुद्दा खोला था और एक कोल का मुद्दा खोला था, याद है आपको? ठीक है, हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, उस थोड़े समय में केवल आपको एक ग्लिम्स दे पाएंगे और उस आधार पे सारे के सारे सेशंस चल रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा और ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बता सकूँ, है ना। हालांकि हम बहुत डिटेल में जा नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसी बातें बता सकूँ जिससे आपका ध्यान जाए। ठीक है, तो कल के लेक्चर में वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सभी बहुत इंटरेस्टिंगली उस लेक्चर को कल सुन रहे थे। तो हमारे अस्तित्व में अस्तित्व को हमने कितनी अवस्थाओं में बांट लिया था, क्लासिफाई किया था? 4। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है जो हर एक ह्यूमन बीइंग को स्वीकार होता है। जैसे कि मैंने कल आप सभी से पूछा था कि आप में से कितने लोगों को स्वीकार होता है कि आप एनिमल हैं, एंड नोबडी रेज द हैंड। हमको किसी को ये स्वीकार नहीं होता कि हम एनिमल हैं। दूसरी बात मैंने आप सभी से कही थी, हमारे अंदर एक बहुत नेचुरल एक इंक्लिनेशन या एक इंट्यूशन, हमको अंदर से उत्तर पता चलता है कि ये बात ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। जैसे मैंने कल आप सभी से पूछा था, आप में से कितने लोग स्नेहपूर्वक जीना चाहते थे, तो आपने कहा 100% लोग, है ना। और आपने एक अनुमान भी लगा लिया था, ना सिर्फ मैं, दुनिया का हर इंसान स्नेहपूर्वक, न्यायपूर्वक, विश्वासपूर्वक, प्रेम पूर्वक जीना चाहता ही है, ये आपने अनुमान लगा लिया। तो मानव के पास एक सहज अनुमान क्षमता है, कल्पनाशीलता है, और वो कल्पनाशीलता कहाँ तक फैलती है? इस पूरे अस्तित्व, अखंड ब्रह्मांड के स्तर पर ये कल्पनाशीलता फैल जाती है। ये हमारा टूल है, ये टूल है इस बात का कि हम इस पूरे अस्तित्व को समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर से इसी बात पर चलते हैं कि इस अस्तित्व को, पूरे अस्तित्व को देखा तो अवस्थाओं को हमने पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था में बांट दिया। अगर हम इस सोलर सिस्टम के लेवल पे बात करें तो सोलर सिस्टम का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते अनेकानेक ग्रह, है ना। चंद्रमा की थोड़ी सी बात करी थी, फिर धरती की और सूरज की भी चलो थोड़ी बात करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं फिर। ठीक है, सूरज और धरती के लिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, आपको क्या लगता है धरती सूरज को क्या देती होगी? सूरज धरती को ऊर्जा देता है बेटा, है ना। धरती सूरज को क्या देती होगी? बहुत टाइम नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेती हूँ इस बात को। जब अगर आपके पास 2 बॉडीज़ रखी हो, एक बॉडी, ये सब आपने सिंपल फिजिक्स को पढ़ा होगा, ऐसा मैं अनुमान करती हूँ, ऐसा मानती हूँ। 2 वस्तुएं रखी हैं, एक का टेम्परेचर 30 डिग्री है और दूसरे का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री है। एक लंबे समय तक ये दोनों एक दूसरे के आसपास अगर रखी रहें तो क्या घटना घटेगी? एक वस्तु ज़्यादा गर्म है, एक वस्तु उसके तुलना में ठंडी है, तो क्या घटता है? यस, उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बराबर की तरफ आएगा। जिसका टेम्परेचर अधिक है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, और जिसका टेम्परेचर कम था वो भी एक बिंदु पर आ जाएगी। एक ऐसी गति दिखाई पड़ती है, इस पूरे अस्तित्व में ये गति दिखाई पड़ती है, इस पूरे एग्जिस्टेंस में ये गति दिखाई पड़ती है। तो जो सूरज है, जो इतना आवेशित, एकदम गर्म है ना, वो धीरे धीरे उसका तापमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और धरती जो है उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को, उस आवेश को, ताप को पचा रही है। लेकिन पचा करके दुखी नहीं हो रही है, परेशान नहीं हो रही है। इस धरती पर जब सूरज का ताप वो पचाती है, एक तो पचाने की इस पर व्यवस्था है, तेल और पेट्रोलियम के तेल और कोल के माध्यम से, कोयला और तेल के माध्यम से उस ऊर्जा को धरती अपने में पचा लेती है, और पचा करके ये धरती उपयोग करती है इस पर जो आगे जो अवस्थाएं हैं, प्राण, जीव और ज्ञान अवस्था को, इनको नर्चर करती है, इनको पोषण करती है। कल हमने ये भी बात करी थी, यदि सूरज ना हो तो धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, और ये सारी बातें हमको पता है। मोटी मोटी बातें देखिए आपको आपके साइंस से पता है, लेकिन हम इन बातों को कहीं ना कहीं ठीक से जोड़ करके देख नहीं पा रहे हैं।
जिस दिन देख लेंगे सही जीना बनने लगेगा। तो इस तरीके से जोड़ करके देखे बिना जीना बनता नहीं है। हम अपने बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में ही नहीं आता कि हम इस पूरी एक परंपरा का हिस्सा हैं। अंतर्राष्ट्र के लेवल पे जो मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, उनका कल्चर, उनका सोच, ये सब है ना, हमारे देश को उसने प्रभावित किया है कि नहीं किया है। जैसे हमने जो आज कपड़े पहन रखे हैं, है ना, ये वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कपड़े किसी ने कहीं सोचा होगा, वो आज हमारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने भी कुछ सोचा, जैसे हमने योगा के बारे में सोचा, बहुत सारी नॉलेज को हमने इस कंट्री में हमने ये इवॉल्व हुई, तो वो भी दूसरे कंट्री में पहुंच गई। तो हम सब एक्चुअली आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ही। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के स्वरूप में ही हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि हमारा ध्यान इस पर जाता नहीं है। ठीक है, तो धरती भी सूरज के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है। सूरज हमको पता है धरती को कंट्रीब्यूट करता है ना। तो इस तरीके से इन बातों को और जब हम आगे के लेक्चर्स अगर आप कहेंगे तो लेंगे, तो उसको और खोलेंगे। ठीक है, 4 अवस्थाओं के रूप में हमने देखा था, पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं का आचरण जानते हैं, निश्चित है। क्या है आचरण? निश्चित। जैसे लोहा हमेशा, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यूएस में रखिए या किसी और छोर में ले जाइए, लोहा का आचरण क्या है? निश्चित। लोहा मैग्नेट को देख के अट्रैक्ट होगा। लोहे का आचरण कैसा है? निश्चित। चूंकि उसका आचरण निश्चित है, इसके कारण से हम लोहे से अनेक अनेक वस्तुएं बना ले गए। लोहे से हमने कील बनाई, लोहे से हमने जहाज बना लिया। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से यदि प्राण अवस्था को देखते हैं तो इसका भी आचरण निश्चित है। नीम कड़वा ही है, आम मीठा ही है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारे पास जो प्राणावस्था है, इसका भी आचरण क्या है? निश्चित है, अनिश्चित आचरण नहीं है। निश्चित आचरण है, इसलिए निर्वाह कर पाते हैं। जब हमारे पेट में अगर कीड़े हो गए तो हम आम नहीं खाते, नीम खाते हैं। बुखार हो गया है, गिलोय का काढ़ा पीते हैं। हमको पता है इनका आचरण निश्चित होने के कारण हम इनका उपयोग कर पाते हैं। इसी प्रकार जीव अवस्था को देखें तो इसका भी आचरण कैसा दिखाई पड़ता है? निश्चित दिखाई पड़ता है। पदार्थ, प्राण, जीव, इन तीनों अवस्थाओं का आचरण निश्चित है, आपस में एक दूसरे के लिए उपयोगी है, पूरक है। और इस तरीके से ये 3 अवस्थाएं इस धरती पर एक बहुत सुंदर व्यवस्था को बना देती हैं। क्या बना देती हैं? व्यवस्था। ये व्यवस्था को क्रिएट करती हैं। धरती पर ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो क्या क्रिएट करती हैं? व्यवस्था को क्रिएट करती हैं। लेकिन ये जो चौथी अवस्था, ज्ञानावस्था की इकाई मानव है ना, इसका आचरण कैसा देखने को मिलता है? अनिश्चित आज की स्थिति में। लेकिन साथ ही साथ इसका आचरण अनिश्चित होने से इसमें दुख भी देखने को मिलता है ना। देखिए, हम थोड़ा बात करते हैं ज्ञानावस्था का आचरण निश्चित है कि नहीं है, नियंत्रित है कि नहीं है। आप सभी आपकी आंखें 1 मिनट के लिए क्लोज कीजिए और आपको जो भी मैं जवाब पूछूंगी है ना, उसमें मैं जब कहूँगी इस जवाब पे आप हैंड रेज करिएगा तो आप हैंड रेज करिएगा। ठीक है, क्लोज योर आइज। हम सभी मानव, इस दुनिया का हर एक मानव, प्लीज़ क्लोज योर आइज। छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप सभी के साथ। ठीक है, इस दुनिया का हर एक मानव और इस हर एक मानव में हम सभी विश्वास में नियंत्रित रहते हैं या अविश्वास में? यदि विश्वास में आप नियंत्रित महसूस करते हैं, आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका शरीर, इन सभी में यदि आपको लगता है विश्वास में हम नियंत्रित रहते हैं, तो आप आपका हैंड रेज करिए। विश्वास में नियंत्रित, बहुत सुंदर। प्लीज़ आपके हाथ नीचे कीजिए। अगला प्रश्न आपसे है, हम सभी किसी बात को जब ठीक ठीक समझते हैं तो समझने के बाद हमारे अंदर सही करने की जो प्रेरणा है वो स्वयं स्फूर्त होती है। हम सही करना ही चाहते हैं, हम गलत करना नहीं चाहते हैं, है ना। समझने के लिए हमारे पास कल्पनाशीलता है ही। अगर आप सभी को लगता है कि एक बालक में, एक छोटे बच्चे में जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से रहती ही है, तो आप हैंड रेज करिए। और वो जिज्ञासा बनी रहती है हम सभी में।
बहुत बढ़िया। अब एक अगला प्रश्न है, हम में से कितने लोग न्याय में नियंत्रित हैं? अगर हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है उसमें न्याय एक बिंदु ऐसा है जहाँ पे हमको लगता है हमारे साथ न्याय हुआ, तो आपको क्या लगता है, मानव नियंत्रित है या अनियंत्रित है? यदि नियंत्रित है न्याय में तो हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर, ठीक है। देखिए, एक मोटा मोटा आकलन करने पर पता चलता है कि आप में से अधिकतर लोग पाते हैं कि मानव का आचरण भी नियंत्रित है। जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो हमारा हार्ट नॉर्मली बीट करता है ना। जब हमको थोड़ा आत्मविश्वास की कमी लगती है हम थोड़ा हिलने डुलने लगते हैं, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं, हमारा शरीर भी अजीब सा इर्रेगुलर सा बिहेव करता है कि नहीं करता है? करता है। साथ में हमारा विचार भी अनियंत्रित हो जाता है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो क्या सोचेंगे, मल्टीपल थॉट्स कीप कमिंग, होता है ना। तो हमारा विचार भी अनियंत्रित, हमारा व्यवहार भी नियंत्रित और हमारा क्रियाकलाप भी अनियंत्रित हो जाता है। अगर इस बात को हम समझते हैं तो अब है ना, जो अभी इससे पहले डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा क्या लगता है आपको हम सभी स्वतंत्र हैं या नहीं हैं? स्वतंत्र होने का अर्थ आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। स्वतंत्र होने का मतलब है मैं स्वयं से तंत्रित, मतलब मैं जैसा जीना चाहती हूँ वैसा मैं जी पाऊँ। जैसे कि हम सभी शुद्ध पानी पीना चाहते हैं पर शुद्ध पानी अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम स्वतंत्र हैं? हम सभी अच्छा भोजन खाना चाहते हैं लेकिन पेस्टिसाइड युक्त भोजन खाना पड़ रहा है, क्या इसको स्वतंत्रता कहेंगे? हम सभी स्वच्छ हवा चाहते हैं लेकिन स्वच्छ हवा हमें उपलब्ध नहीं है, क्या इसको स्वतंत्रता कहेंगे? हम सभी ये चाहते हैं जिस परिवार में हम हों वहाँ कलह क्लेश ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्या हम स्वतंत्र समझदार हुए? परतंत्रता में जी रहे हैं। इसी प्रकार हम जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, हम मन लगा के काम करें, दूसरा व्यक्ति हमें हमारी काम को अप्रिशिएट करे, ये सब हम चाहते हैं ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक दूसरे को कुछ एक्सप्लॉइट करने का कुछ एक टिफ बनी हुई है, ये स्वतंत्रता तो नहीं हो सकती, ये अल्टीमेट स्वतंत्रता तो नहीं है ना। दूसरी बात, जैसे मैंने कल आपको तेल और कोयले की बात करी थी, तेल और कोयले की बात को यदि हम सोचते हैं, ये बताइए तेल और कोयला वहाँ किसी प्रयोजन से है, ठीक है, और कई सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई कंट्रीज़ हैं जिनको कुछ पता ही नहीं वहाँ पे रखा है, तो उन्होंने सोचा ये तो हमारे शोषण करने के लिए है ना, इसको हम उठा उठा के बेच देते हैं, जला देते हैं। पाकिस्तान में क्या? पाकिस्तान में पता चला सर्वे के दौरान बेटा इस पूरी धरती के गर्भ में है, अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वो निकलेगा ही, किसी अलग अलग गहराई में निकलेगा ही, ठीक है। अब आप ये कल्पना कीजिए, देखिए इस बात को व्यक्ति नहीं समझा, इसके कारण से वो उस तरीके के एक स्ट्रक्चर में जी रहा है जहाँ पर सारी उस ऑयल बेस्ड ऊर्जा को इस्तेमाल कर रहा है ना, और राष्ट्र जो है ना इसके लिए युद्ध कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कई बारी हम लोग ये लगाते हैं ना कि भाई कौन सा राष्ट्र ज़्यादा सही है, करते हैं ना, इस तरीके से विचार करते हैं, अरे उसको तो ऐसा होना ही चाहिए था ना, गलत कर रहा है ये। कंट्रीज़ जब हम देश के स्तर पर देखते हैं तो देशों में क्या देखते हैं कि एक दूसरे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को हम किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हर एक कंट्री से जा के मिनरल्स का रिसोर्सेज को ला के हम कैसे उसको हवा में पोल्यूट करके भेज सकते हैं, इतना ही कुल मिला करके अभी मानव जाति व्यवसाय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे बिंदु हैं, इन पर हम विचार करेंगे, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। है ना, ऑलमोस्ट आपको लगेगा छोटे बच्चे जैसी स्थिति है, दोनों को नहीं पता कि इसका करना क्या है और दोनों लड़ रहे हैं ना, लड़ के मरे भी जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है ना, समाज में उनके पूरा देश में एक अव्यवस्था का माहौल खड़ा कर लिया और पोल्यूशन कर रहे हैं, सो अलग पता नहीं क्या चल रहा है। आज अभी इससे पहले के लेक्चर में कहा था ऐसा लग रहा है सब पागल जैसे दिखाई पड़ते हैं,
थोड़ा आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा हो क्या रहा है दुनिया में। ठीक है, चलिए तो देखिए, मिट्टी हम सभी अच्छा भोजन चाहते हैं, लेकिन मिट्टी में पेस्टिसाइड्स डाल डाल के मिट्टी खराब, पानी खराब, हवा खराब, भोजन खराब, दवाइयाँ भी दूषित, डॉक्टर का मानसिकता भी दूषित। क्या करेंगे हम? तनाव, हिंसा, अन्याय, अविश्वास, भय, इसमें हम जीना नहीं चाहते, लेकिन ये भय हमको सदा बना हुआ है और मानव भय से नियंत्रित नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति डर जाता है, उसका विचार, व्यवहार और क्रियाकलाप सब कुछ अनियंत्रित दिखाई पड़ता है। तुरंत व्यक्ति जो है, हम सभी है ना, हम सभी एकदम डिस्कम्फर्ट में आ जाते हैं। तो प्रश्न ये है, हम सभी के लिए विचारणीय प्रश्न है, क्या कोई एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है, क्या कोई ऐसी एक समझ हो सकती है, क्या कोई ऐसी एक शिक्षा हो सकती है जो हमें भय से अभय में शिफ्ट कर दे, अविश्वास से विश्वास में शिफ्ट कर दे, अन्याय से न्याय में शिफ्ट कर दे, हिंसा से अहिंसा में शिफ्ट कर दे, तनाव से आराम में शिफ्ट कर दे? तो क्या यही आनंद नहीं है कि नहीं है? बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात मुझे जोड़नी थी। अब आज का टॉपिक हम कवर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, जो चारों अवस्थाएं हैं, इनको चार अवस्थाएं अलग अलग कहा क्यों गया, कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया कि ये चार अलग अलग अवस्थाएं हैं? तो यदि हम पदार्थ अवस्था को देखते हैं, तो पदार्थ का एक सिंपल सा हमको धर्म दिखाई पड़ता है। धर्म का अर्थ, जब मैं यहाँ धर्म लिख रही हूँ, इसका अर्थ है जिससे जिसका विलगीकरण संभव ना हो। मतलब वो जो अवस्था है उसमें से उसको हटाया नहीं जा सकता, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या अर्थ है इस बात का? जैसे पदार्थ है तो उसका धर्म है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब व्यवस्था में होना, रहना। कोई भी मैटर जो है वो परमाणु अंशों से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबने सुना है, थोड़ा जानते हैं इस बात को। इनसे मिलकर के बना है। और आप ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी घूम रहे हैं। आपको पता है ना, ये स्थिर नहीं है। आपको ये भी पता है धरती भी लगातार घूम रही है। आपको ये भी पता है चांद भी घूम रहा है, जुपिटर भी घूम रहा है, शनि भी घूम रहा है। ये बड़े कमाल की बात है। इस धरती पर, इस पूरे अस्तित्व में कोई भी यूनिट रेस्ट पोजीशन पे नहीं है ना? और ये प्रश्न है आप सभी के लिए कि इन सभी को, इस गति के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त है? क्योंकि सारे के सारे गतित हैं और ये अक्षय रूप से गतित हैं। मतलब इसकी गति में कोई कमी वगैरह नहीं आ रही है, ये लगातार एक अपनी स्पीड से घूम रहे हैं। और आपको अगर पता हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आदमी की तो कल्पना से परे है। ठीक है, तो पदार्थ का यदि हम धर्म देखते हैं, उसका एक धर्म है अस्तित्व। अस्तित्व मतलब व्यवस्था, व्यवस्था में होने रहना। तो अंश जो है ना, अलग अलग नहीं घूमते हैं। अंश जैसे ही होते हैं, साथ में पहचान करके तुरंत एक परमाणु का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या करते हैं? अंश जो है वो है, अकेले नहीं घूमते। अंश तुरंत क्या बनाते हैं? परमाणु। पता है ना आपको ये बात कि अकेले किसी इलेक्ट्रॉन का पाया जाना संभव नहीं है। इस अस्तित्व में अकेला घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं वो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो तुरंत कहीं ना कहीं जाकर किसी और परमाणु में तुरंत जाकर के समा जाता है। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं अस्तित्व। अस्ति धन त्व, अस्ति मतलब है, त्व मतलब व्यवस्था, व्यवस्था में है, किसी एक स्ट्रक्चर में वो चला जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं प्राण अवस्था में। अब ये जो प्राण अवस्था बनी कैसे, तो धरती की सिंपल सी कहानी है। यदि सबसे सूक्ष्म कण एक परमाणु अंश को देखें, परमाणु अंश क्या है? ये साथ में आए और इस प्रकार से परमाणु बने। फिर बहुत सारे परमाणु साथ में आए और क्या बना? एक अणु बना। और इन अणुओं ने आपस में इतनी खूबसूरती से, देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये, कितनी खूबसूरत बात है कि ये जो परमाणु हैं, ये जब साथ में आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यौगिक बनाए। परमाणु अणु बने और अणुओं ने यौगिक बनाए। यौगिक मतलब कंपाउंड्स बनाए। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम जब भी किसी ग्रह पर जाते हैं तो क्या जानना चाहते हैं कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है। पानी के ही पीछे है ना, आपने पढ़ा होगा इसको न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में।
पानी की खूबसूरती देखिए, पानी क्या है, कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है। हाइड्रोजन को यदि देखते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन दिखाई पड़ता है एक ऐसा तत्व है जो ये बहुत है ना, ये फ्यूल है, जेट फ्यूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत तेज जलने वाला हाईली इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, है कि नहीं है? तो हाँ बोलिए भाई, है कि नहीं है। और ऑक्सीजन 6th-7th ग्रेड में आपको पढ़ाया जाता है, कहीं पर भी अगर आपको आग जलानी हो तो ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए। तो कल्पना कीजिए एक जलने वाली वस्तु है और जलने के लिए आवश्यक क्या है, ऑक्सीजन। तो जलने वाला और जलाने वाला होना क्या चाहिए था, ऐसा कल्पना में आता है कि तो और तेज आग लग जानी चाहिए थी, लेकिन बन क्या गया, आग को बुझाने वाला। बढ़िया बढ़िया, यस। जब हम केमिस्ट्री को इस तरह से देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि इस अस्तित्व में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, एक क्रम दिखाई पड़ता है ना। ये पदार्थ जो है जब परमाणु के रूप में और अणु के रूप में आने के बाद जब यौगिक बने, तो सारा का सारा ऑक्सीजन केवल पानी ही नहीं बन गया, कहीं कहीं पर उसने अलग तरीके से भागीदारी करी, कहीं अलग तरीके से भागीदारी करी। इस प्रकार से एक पर्याप्त, एक निश्चित मात्रा में हमारे पास तत्वों की या यौगिकों की रचना हुई। और सब इस तरीके से पानी बनने के बाद, फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ इस कहानी को, ये पानी बनने के बाद सबसे पहले आई काई। एल्गी बोलते हैं, काई, काया, काई ऐसे बोलते हैं, हरी हरी जो आज भी हमको दिखाई पड़ती है पानी के ऊपर, वो सबसे पहले सेल्यूलर फॉर्म में आई, है ना। प्रोटीन्स बने, हार्मोन्स बने, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब मिल करके क्या बने, प्रोटीन्स बने, हार्मोन्स बने, और इस तरीके से सबसे पहले प्राण कोशिका बनी, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, है ना। और इस सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कदम दर कदम, है ना, स्टेप बाय स्टेप इतने खूबसूरत चेंजेस हुए, और वो सारी वस्तुएं बनती चली गई जो कि किसी जीव अवस्था के लिए आवश्यक थी, चाहे उसकी औषधि के रूप में हो, चाहे उसके भोजन के रूप में हो। बना कि नहीं बना? अनावश्यक इस धरती पर कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से ज्ञान अवस्था की इकाई के लिए भी इसी प्रकार से क्रमिक विकास देखने को मिलता है। जब हम धर्म की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें अस्तित्व मतलब पदार्थ तो है ही, क्योंकि पदार्थ से प्राण अवस्था आई। अस्तित्व के साथ एक और चीज़ दिखाई पड़ती है जिसको हम कहते हैं पुष्टि। पुष्टि मतलब नर्चर करना। ये जो प्राण अवस्था है, इसमें एक सटल लेवल का इंटेलिजेंस है। क्या लेवल का इंटेलिजेंस है? अच्छा ये बताइए, आप सब बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, पालक जो है उसमें अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। अच्छा, तो आपको तो पता है। और बताइए, अनार में कौन सा तत्व पाया जाता है? अनार, दाड़म, पोमेग्रेनेट, अनार में भी आयरन पाया जाता है। बीट रूट में क्या पाया जाता है? आयरन। मूली में क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में? कैल्शियम। ठीक है, चलिए तो देखिए, पालक में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, और ऐसा हर एक पालक में होता है कि नहीं? चाहे यहाँ की पालक हो, चाहे कहीं और की पालक, होता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग बात है, जो पालक का पौधा होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं, धरती तो बेटा एक ही रहती है, धरती एक है, वहाँ पे आपने पालक का पौधा लगाया और बगल में लगाया आपने मूली का पौधा। इसकी जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों को पता है कि कौन सा तत्व धरती में से उठा करके इसके पत्तों में रखना है। इसीलिए एक उसके यहाँ पर पालक है और यहाँ पर लेट्स से मूली है, तो ये जो मूली है यहाँ पर आपके पास कैल्शियम अधिक मात्रा में आ जाता है, और यहाँ पर आपके पास आयरन अधिक मात्रा में आ जाता है कि नहीं? सटल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, यस। तो अस्तित्व एक बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को और गहराई में समझेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे। तो अस्तित्व में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? प्राण अवस्था में पदार्थ अवस्था तो है, लेकिन साथ में पुष्टि है। पुष्टि का मतलब जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो ले लेती है, उसके पास वो मैकेनिज्म है जिससे वो चयन करती है, चूज करती है, वॉट एवर इज नीडेड इट चूजेस।
ठीक, तो यहाँ पर पुष्टि दिखाई पड़ती है। और जैसे ही हम कहते हैं ना पौधा मर गया मतलब क्या, अब उसमें वो ताकत नहीं रही कि वो अपने लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को चूज कर पाए। व्हेन द चॉइस इज गॉन, तो हम क्या कहते हैं, ये खाद हो गई, मिट्टी हो गई। तो वापस है ना, यदि पुष्टि नहीं है तो हम वापस क्या कहते हैं, ये मिट्टी हो गई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बढ़िया, आगे देखते हैं, है ना। तो अगली अवस्था है, इसमें हम देखते हैं अस्तित्व है, पुष्टि है, क्योंकि सेल कैसे बनी है, परमाणुओं से बनी है, अणुओं से बनी है, यौगिकों से बनी है, और उसमें साथ में सेल है ना, तो पुष्टि है। लेकिन साथ में एक और चीज़ देखते हैं, इसमें क्या दिखाई पड़ती है, जीने की आशा, सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना। जैसे किसी पेड़ के पास हम कुल्हाड़ी ला के उसको काटें, वो कहीं मूव करके जाता नहीं है। लेकिन कोई जीव जानवर है, गाय है, भैंस है, बैल है ना, इनके पास अगर आप मारने के लिए करें तो वो कहीं ना कहीं दौड़ के जाएंगे, या अपने आप को डिफेंड करने के लिए, आपको मारने के लिए, वार करने के लिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं ये जो तीसरी अवस्था है, इसमें पिछली अवस्था के गुण धर्म तो है, अस्तित्व और पुष्टि। पुष्टि क्यों? क्योंकि गाय भी अपना आहार करती है, उसको पता है घास खाना है, वो मीट नहीं खाती है ना, तो उसको पता है अपने अस्तित्व को बना के रखने के लिए अस्तित्व और पुष्टि तो है उसके शरीर में। साथ में उसमें एक और चीज़ दिखाई पड़ती है जिसको कह रहे हैं जीने की आशा, सर्वाइवल मैकेनिज्म। तो इसलिए इसको तीसरी अवस्था में रखा। ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन है, देखिए कैसे ये पूरा मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ है कि इनके पास जो पेड़ पौधे, इनके पास शरीर नहीं है, इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि वो मूव कर सके, लेकिन सारे के सारे जीव जानवरों में मूवमेंट एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई पड़ती है, और वो मूवमेंट इसीलिए सो दैट दे कैन सर्वाइव बेटर, है ना। आपको पता होगा बहुत सारे बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, पता है माइग्रेट क्यों करते हैं? उनको जहाँ वो माइग्रेट करते हैं वहाँ पर कोई ना कोई अनुकूलता उनको मिलती है, तो वो अनुकूलता के हिसाब से, जीने की आशा के हिसाब से, बढ़िया जीने के अर्थ में वो मूव करते हमको दिखाई पड़ते हैं। तो मूवमेंट इज़ वन कोर प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात, बने रहिए साथ में। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारे पास अगली अवस्था है उसमें पिछली अवस्था के सारे गुणधर्म दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और एक अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, मानव के लिए उसका शरीर बना रहे, उसका पोषण होता रहे शरीर का, है ना, वो सेफ बना रहे, इतना भर पर्याप्त दिखता नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने कल कहा, क्या कहा आपने, जब सुनील भाई लेक्चर ले रहे थे, आपने कहा हम सब सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, उसके लिए जिंदा रहना मात्र पर्याप्त नहीं है। वो खुशी खुशी जीना चाहता है, वो चाहता तो है जीना, लेकिन कैसा, खुशी खुशी। अगर दुख है तो फिर क्या करते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आदमी में देखने को मिलती हैं। मतलब वो जीना नहीं चाहता है। अगर जिंदगी में दुख आ गया तो मानव जीना नहीं चाहता है। आदमी जो कुछ भी करता है किसी भी क्षण में, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं वो पा जाऊँगा जो मैं पाना चाहता हूँ। लेकिन कई बारी हम ऐसे प्रयास कर डालते हैं जहाँ से हम जो पाना चाहते हैं वो हमको मिलता नहीं है, तो हम कहते हैं इसमें वो नहीं था, या अपन गलत रास्ते चढ़ गए। एक सिंपल सा एक समीक्षा, एक इवैल्यूएशन करते हैं और कहते हैं ठीक नहीं चला, करते हैं कि नहीं। तो मानव में क्या देखते हैं, सिर्फ इतना, ये जिंदा रहने की बात है, जिंदा रहना पर्याप्त नहीं है। आदमी को कैसे जीना है, तो आदमी सुख धर्मी है, उसको सुख चाहिए। अब सुख शरीर के स्तर पर सुविधाओं से, व्यवहार के स्तर पर संबंधों से, और है ना, इस तरीके से हमने कल बात करी थी, और गहराई में बात करते हैं। एक मिनट। तो मानव का धर्म क्या है, सुख। और सुख को यदि अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो सुख जानते हैं मानव का क्या है, पदार्थ अवस्था में जो निश्चित आचरण देखने को मिलता है, उससे जैसी एक्सपेक्टेशन है वो वैसा ही एक्ट करता है, तो हम कहते हैं बढ़िया, उसके साथ हमको जीना निभना आ गया।
प्राण अवस्था के साथ जैसा एक्सपेक्टेशन है, आपने कहा पालक में आयरन होती है, आप पालक खाएंगे, शरीर में आयरन का लेवल बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है। इसको हम कह रहे हैं निश्चित आचरण, उसको कह रहे हैं सुख। जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा डिलीवर हो जाना, इसको कह रहे हैं निश्चित आचरण, डेफिनेट बिहेवियर। और डेफिनेट बिहेवियर में आदमी नियंत्रित दिखाई पड़ता है, उसका हृदय, उसका मानसिकता, उसका विचार, सब कुछ नियंत्रित दिखाई पड़ता है, और इस नियंत्रण को ही वो सुख की तरह एक्सपीरियंस करता है। तो निश्चित, एक यहाँ से सूत्र निकालते हैं, सुख का अर्थ क्या है मूलतः? निश्चित आचरण। निश्चित आचरण अर्थात जैसा एक्सपेक्टेशन है वैसा हो पाना, निश्चित आचरण ही सुख है। तो पदार्थ अवस्था में निश्चित आचरण आदमी को मिलता है, प्राण में मिलता है, जीव में मिलता है। आदमी के साथ ज़्यादा दुखी है। कल राघवेंद्र बेटा जी बोले कि ये तो ठीक है, बस वो संबंधों वाली बात गड़बड़ चल रही है। मैंने आपसे कहा था हम इस पे आगे बात करेंगे। तो देखते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं अपने अपने आचरण में निश्चित है, केवल मानव का आचरण अनिश्चित दिखाई पड़ता है। अब ये जो अनिश्चित आचरण है उसका एक हिस्सा हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये हमारी परंपरा से आ रहा है। हम स्वयं अनियंत्रित होना नहीं चाहते हैं। जैसे कि कल पाठक जी ने बात करी थी ना आप लोगों के साथ, उन्होंने कहा देखो बेटा, जो छोटा बच्चा रहता है, बालक जन्म से ही न्याय का याचक, वो न्याय चाहता है। दो छोटे बच्चों में एक को आप ज़्यादा दीजिए, एक को कम दीजिए, जो कम वाला है वो तुरंत कहेगा ये मेरे साथ गलत हुआ है, आपने उसको ज़्यादा दे दिया है ना। ये बड़े आश्चर्य की बात है, बच्चे को तुरंत पता चलता है, जबकि आपने उसको कम ज़्यादा सिखाया नहीं रहता है। बच्चा सबको अपना मानता ही है। हमको धीरे धीरे उसमें रेसिज्म, फैमिलिज्म, है ना, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं, उसको बताना पड़ता है कि ये अपना नहीं है। बेटा किसी से ट्रेन में जाना तो किसी से सामान लेके मत खाना। हमको धीरे धीरे उसमें अविश्वास के बीज बोने पड़ते हैं। बच्चा जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। जैसे आप बहुत बड़े हो जाते हैं जब, तो आपको कोई टोकता है ना तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आप बहुत छोटे रहते हैं ना, बहुत छोटे रहते तो आप पूछते रहते हैं ये ऐसे करना है, वैसे करना है। छोटे छोटे बच्चे ना, आप उनको सुधारिए, है ना, वो तुरंत सीख जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सही कार्य व्यवहार करने की इच्छा रहती है। धीरे 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 ये खत्म होते चली जाती है। बच्चा जन्म से सत्य वक्ता होता है। जैसे अगर आप बहुत छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो आप उनसे पूछे बेटा आपने पहले मारा था कि उसने पहले मारा था, तो कई बारी बच्चे बता देते हैं कि हमने पहले मारा। बच्चा किसी भी इवेंट को जैसा देखता है वैसा नैरेट करता है, उसमें मिक्सिंग नहीं करता है। लेकिन धीरे 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 जब हम उसमें अविश्वास और इन सब चीज़ों के छल कपट आदि के बीज डाल देते हैं ना, उसके बाद बच्चा जो है मैनिपुलेशन सीख जाता है। और ये मैनिपुलेशन जरा भी अच्छा तो नहीं लगता, और इस तरीके से जीते जीते हम यहाँ तक आ गए हैं। इस तरीके से जीने का परिणाम है मानव जाति में जो तनाव, हिंसा, अन्याय, अविश्वास, भय हमको दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रेस दिखाई पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों, आप लोगों की एज के बच्चों में स्ट्रेस है भाई। हम भी आपसे बहुत इतने बड़े नहीं हैं कि हमको पता है कॉलेज की लाइफ क्या होती है, कितना स्ट्रेस होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो चार अवस्थाएं हैं उनको इस तरह से धर्म के आधार पर मैंने अलग किया था। धर्म का अर्थ है उस अवस्था से उसका विलगीकरण संभव नहीं है, मतलब यदि वो अवस्था है तो उसमें वो वैसा ही दिखेगा। मानव यदि है तो सुख धर्मी दिखेगा ही। इस धर्म का अर्थ रिलीजन के साथ ना जोड़िएगा। ये इस धर्म का अर्थ इनेट जो उसका एक नेचर है उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर धर्म। ठीक है, तो मानव सुख धर्मी है। अब मानव में देखिए अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा और बात करते हैं। बालक जो है वो क्या है? न्याय का याचक, सत्य वक्ता और सही कार्य व्यवहार का करने का इच्छुक। वो सही करना चाहता है ना। और थोड़ा पिछले जन्म की, अगले जन्म की बात फिर आपको बताती हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस दुनिया का आप कल्पना करके देखिए, इस दुनिया का लगभग हर एक बच्चा इसी प्रकार का दिखाई पड़ता है। न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक, सत्यवक्ता। कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रिमिनल होकर के मरा हो, यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो यदि वो पैदा होता है तो उसमें
ऐसी कोई क्रूरता दिखाई नहीं पड़ती है। बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट सही पैदा होता है ना। हाउ इंटरेस्टिंग इज़ दैट। हर बच्चा सही पैदा हो रहा है इस दुनिया में, हर जगह। यदि हम एक सही, क्योंकि बच्चे में क्या है, सही कार्य व्यवहार की इच्छा भी है, जानने की जिज्ञासा भी है। बच्चा जिस क्षण से बोलना सीखता है, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, दादी ये क्या है, पूछता ही रहता है, जानना ही चाहता है। लेकिन हम सही से एक्सप्लेन कई बार नहीं कर पाते हैं, बच्चा कुंठित हो जाता है, फिर कहता है हमारे माँ बाप को तो आता नहीं। एक समय पर वो माँ बाप को मान लेता है इनको ठीक से नहीं आता, एक समय पर मान लेता है कि टीचर को नहीं आता, एक समय पर मान लेता है किसी को कुछ नहीं आता, जो आता है हमको आता है, बात खत्म। फिर अपनी मनमानी करके जीने लग जाता है। मनमानी करने के बाद भी सुखी तो नहीं होता है। फिर क्या होता है, वो कहता है मैं बहुत लोनली फील करता हूँ। लोनलीनेस आ जाती है ना, क्योंकि हमने क्या मान लिया, मैं ही सही हूँ, और ज्ञान तो हमको हुआ नहीं। इसको एक दूसरी भाषा में बोलते हैं अहंकार, ईगो आ गया। ईगो आ गया तो हम क्या हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आदमी डिस्कनेक्ट होकर के जी ही नहीं पाता, जीना उससे बनता नहीं है, सुख उसको मिलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत सुंदर और एक बात आपको बताती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सिम्फनी ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। क्या सिम्फनी दिखाई पड़ती है, जैसे परमाणु अंश मिलकर के एक परमाणु बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही व्यक्ति मिलकर के एक परिवार को बनाते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे परिवार जो है, ये परिवारों की परस्परता में एक समाज बनता है, अखंड मानव समाज। क्या बात, व्यक्ति से क्या मिला, परिवार। जैसे अंशों से मिला परमाणु, वैसे ही परमाणुओं की परस्परता में हमको मिला अणु, वैसे ही मानव जाति में अखंड समाज, है ना। ये आप सभी को पता हो, बी फार्मा वाले, जो हमारी बॉडी का कलर है, ये मियरली क्या है, डेड सेल्स, पता है ना, डेड सेल्स का कलर है। इसके अलावा कुछ और, रेसिज्म को लेकर के 1,20,00,000 लोग मार दिए गए, है कि नहीं, मूर्खता। डेड सेल्स के लिए 1,20,00,000 लोग, मतलब ये बात हो गई, मरी हुई चीज़ आपकी वाली मेरे से श्रेष्ठ है, और इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। हंसी आती है भाई इन बातों पर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, स्टडी रखा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, मानव को और थोड़ा देखा जाए। इसको भाई रब करना बड़ा कठिन लग रहा है, हिल रहा है। तो मानव को थोड़ा सा और देखते हैं। तो इसके पहले वाले सत्र में बताया गया, मानव है ना, हम देखिए, हम सभी ना केवल शरीर तो नहीं है, ये हमको सबको स्पष्ट है ना। शरीर, हम कहते हैं ना हमारी आत्मा निकल गई, प्राण निकल गए, चेतना निकल गई, ऐसा कुछ हम जानते हैं। क्योंकि इस चेतना, इस प्राण, इस आत्मा के बिना शरीर में ना तो हमको श्वसन दिखाई पड़ता है, ब्रीदिंग भी नहीं दिखाई पड़ती है, ना तो हमको पुष्टि दिखाई पड़ती है, ना जीने की आशा दिखाई पड़ती है। ये जो डेड, फिर कहते हैं डेड बॉडी हो गई, डेड बॉडी है ना। अभी हमारी बॉडी क्या है, अलाइव है। अलाइव इज, इट इज़ अलाइव ड्यू टू आवर कॉन्शियसनेस, ऐसी बात करते हैं। तो मानव को हम सिंपली यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं इतनी सी बात कि मानव क्या है, केवल शरीर नहीं है। मानव चेतना और शरीर, एक उसकी कुछ कॉन्शियसनेस है, और उस कॉन्शियसनेस के आधार पर ये शरीर एक फैसिलिटी की तरह, एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं हम। हमारे अंदर में विचार उठता है कि हाथ उठाना है, आप हाथ उठाते हैं, ताली बजानी, ताली बजाते हैं, आपको अच्छा लगा, है ना। ये सारा एक क्रम चलता रहता है, चलता रहता है। तो देखिए, हमारे चेतना के दो चेतना में होने वाली दो आयाम हैं। क्या आयाम है? पहला आयाम है अनुभव, और दूसरा आयाम है विचार। ये केवल और केवल चेतना के भीतर होता है, चेतना में होता है। ये शरीर में, विचार कहीं शरीर में होता है क्या? नहीं होता है ना। तो जो विचार वाला आयाम है, इस अनुभव वाले आयाम को और डिटेल में अगर मौका मिलेगा तो रखेंगे, नहीं तो अभी छोड़ते हैं फिलहाल, है ना। अनुभव को कहा, इससे पहले वाले लेक्चर में बोला ना, कलेक्टिव विजडम ऑफ दिस होल ह्यूमैनिटी, इसको हम कह रहे हैं अनुभव। विचार में, विचार को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपके पास कोई समस्या आई तो विचार शुरू होता है, और यदि समस्या का समाधान आ गया तो विचार शांत हो जाता है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, मन चंचल है, मन बंदर है, मन ये है वो है। वास्तव में ऐसा
नहीं है। हम किसी बात पर तब तक विचार करते रहते हैं जब तक कि हम एक पूर्ण समाधान पर ना पहुंच जाएं। और ये विचार भी केवल आप नहीं करते, ये पूरी मानव जाति विचार कर रही है। इसलिए हर एक इन्वेंशन के बाद उस इन्वेंशन को बेटर करने के लिए अगली पीढ़ी लगती जाती है। जिस तरीके की गाड़ियाँ अभी चलती हैं वैसी गाड़ी पहला मॉडल तो रही नहीं होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसमें सुधार करते जाते हैं। और आप एक ही मतलब अपने टाइम स्पैन में देखिए, आपने जब बहुत छोटे रहे होंगे तब जैसे मोबाइल होते थे और अब जैसे मोबाइल होते हैं, दिखता है ना बहुत, हाँ बिल्कुल, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, व्यक्ति दर व्यक्ति हम उसको रिफाइन करते चले जा रहे हैं। इसी तरह हम अपने विचार को भी एक रिफाइनमेंट की तरफ लेते चले। विचार इस पूरी मानव परंपरा में तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको सर्वतोमुखी समाधान उपलब्ध ना हो जाए। सर्वतोमुखी समाधान का मतलब एक ऐसा समाधान जिसमें से पुनः समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे कि अभी हमारे जो विचार है ना, जैसे हम विचार करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि उसमें से एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा लोगों को रोजगार देना है। रोजगार देने के लिए हमको एक फैक्ट्री लगानी है। अब फैक्ट्री लगाया, उसमें फ्यूल क्या यूज़ किया, पता चला ऑयल को इस्तेमाल कर लिया। ऑयल का फ्यूल इस्तेमाल किया तो उससे प्रदूषण कर दिया। अब इस फैक्ट्री से जो हमारे जो कचरा या अवशेष निकला उसको हमने नदी में बहा दिया। तो हम क्या, एक समस्या क्या था, बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए रोजगार देने गए थे, और दो साथ में और कौन सी समस्या लेके आ गए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। हेल्थ हजार्ड्स जो होते हैं सो अलग, जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं उनके लिए जो हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानियां उठती हैं सो अलग। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने गए थे, 3 प्रॉब्लम्स हमने खड़ी कर ली। क्या ये समाधान है? नहीं है। तो मानव जाति तब तक विचार करेगी, पूरी मानव जाति मिल करके इस विचार को करिए। केवल हम आप अकेले नहीं, आज हम ये संवाद कर रहे हैं लेकिन आप सब भी इस तरीके से विचार करते ही हैं, अकेले स्तर पर करते हैं, इसलिए बहुत दूर तक पहुंचते नहीं हैं। लेकिन जब आप किताबें पढ़ते हैं, है ना, किसी बहुत थिंकर की बात सुनते तो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उस विचार को अपना बना लेते हैं और उस तरीके से लाइफ को जीने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो विचार है ये मानव जाति कब तक विचार करेगी, जब तक उसको सर्वतोमुखी समाधान उपलब्ध ना हो जाए। इसी प्रकार इस पूरी मानव जाति में व्यवहार को भी धीरे धीरे, जब हम लोग आदि काल में रहे होंगे, जब एक आदि मानव की स्थिति में रहे होंगे, तो क्या इस तरीके से कल्चर जैसा अभी डेवलप हुआ दिखता है, व्यवहार की शिष्टताएं दिखती हैं, ये सब क्या तब से रही होंगी? तब से तो नहीं रही हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सब बातों पर हम विचार करते जा रहे हैं। आज से बेटा 100 साल पहले गुलामी को सामान्य माना जाता था। पता है ना आपको, जो गुलाम होते थे ना, स्लेव्स को बेचा खरीदा जाता था। पता है आप लोगों को, कितने लोगों को ये बात पता है कि स्लेव्स को हम लोग खरीद बेच सकते थे एक समय पर? लेकिन मानव जाति ने इस पर सोचा और कहा कि ये क्रूरता ठीक नहीं है, और पूरी मानव जाति ने मिलकर के ये निर्णय किया, आदमी खरीदने बेचने की चीज़ नहीं है, और इस बात को ख़त्म किया उसने। इसी प्रकार से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, रेसिज्म को लेकर के पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया। कल्पना कीजिए, पूरी मानव जाति ने निर्णय किया कि रेसिज्म ठीक चीज़ नहीं है। और अभी इंडिया का तो मुझे नहीं पता, थोड़ा सटल लेवल पे तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी लगा दी उन्होंने, नो रेसिज्म, रेसिज्म को टॉलरेट नहीं करते। उनको ये समझ में आ गया कि किसी को रंग के आधार पर श्रेष्ठ या नेष्ठ मानना ये गलत बात है। इसी तरीके से वेरियस मूवमेंट्स है ना, जैसे अभी आपके घरों में, आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आपके घरों में कोई ऐसा भाई बहन है जिसको माँ बाप कहते हैं कि लड़की है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, या ये लड़का है इसको नहीं पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होता। पूरी मानव जाति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि शिक्षा सभी के लिए। तो यदि हम देखेंगे ना, तो क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी हम में सुधार होते जा रहा है। जो सुधार हो गया बहुत अच्छी बात है, जहाँ हम नहीं सुधरे वहाँ हम ध्यान दे के सुधरेंगे।
तो मानव के अंदर है ना एक पीड़ा बनती है, जो भी चीज़ ठीक नहीं होती उसके लिए वो पीड़ा उसके अंदर बनने लगती है। पीड़ा बनने लगती तो वो विचार करने लगता है। विचार कब तक करता है? जब तक उसको एक सर्वतोमुखी समाधान उपलब्ध ना हो जाए। सर्वतोमुखी समाधान का अर्थ है ऐसा समाधान जिसमें से पुनः समस्या उपलब्ध आगे हमें ना मिले। तो व्यवहार में कब तक वो व्यवहार को रिफाइन करता है? जब तक कि व्यवहार में कहाँ तक ना पहुँच जाए? न्याय तक ना पहुँच जाए। ऐसा व्यवहार जिसमें सभी नियंत्रित हों, ऐसा व्यवहार जो सभी को सही लगे, तो व्यवहार में न्याय के बिंदु तक पहुंचती है मानव जाति। इसी प्रकार है ना, व्यवसाय में कहाँ तक आदमी सोचेगा? तो व्यवसाय में सर्वतोमुखी समाधान के रूप में आदमी सोचता है कब तक? जब तक कि वो खनिज, ताप और ऋतु संतुलन, इन तीनों को संतुलित करते हुए आवर्तनशील विधि से, मतलब साइक्लिक विधि से, साइक्लिक विधि से मतलब स्रोत को बनाए रखते हुए उत्पादन करना। जब तक ये नहीं होगा मानव जाति सोचती रहेगी, अपने विचार को रिफाइन करती रहेगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, विदेशों में गए लोग वापस आकर के ऑर्गेनिक खेती में लग गए, एक अच्छी लाइफस्टाइल को जीने का प्रयास कर रहे हैं। लोग वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि जहां वो पहुंचे उनको लगा यहाँ तृप्ति नहीं है, तो आदमी अपनी राह को बदलता है। ठीक है, तो ये हुई मानव की बात। मानव के 4 आयाम के रूप में अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय। और ये जैसे जैसे हम रिफाइनमेंट करते जाते हैं ये परंपरा में उपलब्ध होता जाता है। जैसे ये बात आपने तो ये नहीं कहा था कि भाई गुलामों को खरीदना बेचना नहीं चाहिए। जब आप पैदा हुए तो ये ऑलरेडी आपके इस पूरे ह्यूमन ट्रेडिशन में आ गई थी बात कि ये बात गलत है, तो आपको वैसा ही थॉट मिल गया। आपने ये मोबाइल तो नहीं बनाया, पर आपके हाथ में मोबाइल मिल गया। तो अगर हम देखेंगे ना, तो हम आज जिस यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये पूरी मानव जाति का श्रम है। न जाने किसने है ना सोचा होगा, है ना, जैसे जेम्स वॉटसन, क्या नाम था उसका, जिसने स्टीम इंजन के बारे में सोचा। स्टीम को देखा उसने, केतली में पानी उबल रहा था और वो ढक्कन जो है ना उसमें से आवाज़ आ रही थी, है ना। तो उसने कहा कि भाप में तो बहुत ताकत होती है। फिर आगे चल के कोई और व्यक्ति आया, उसने कहा, स्टीफन नाम था शायद उसका, उसने एक स्टीम इंजन बनाया। उसके आगे शोध होते 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 आज हम कहाँ तक वंदे भारत और तरह तरह की है ना रेल ट्रेन्स तक पहुँच गए। इसी प्रकार राइट ब्रदर्स ने सोचा कि उड़ना चाहिए, तो आज हमको सभी को फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। वो आपने तो नहीं बनाई है, ना कि ये जो कुर्सी जिस पर आप बैठे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि भाई खड़े खड़े बात नहीं बनती है, लकड़ी का एक उसने काटा होगा, उस पर बैठा होगा, फिर सोचा होगा यहाँ दुखने लगता है तो पीछे एक सपोर्ट लगा दिया होगा, फिर सोचा होगा कि अरे थोड़ा बैठे बैठे और गद्दी लगा दी होगी, गद्दी के ऊपर कवर लगा दिया होगा, फिर सोचा होगा ये हैंड रेस्ट भी हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, तो 2 हत्थे लगा दिए होंगे, फिर सोचा होगा उसमें चक्के लगा दें, पहिए लगा तो गोल गोल घूमने वाली भी कुर्सी बना ली होगी। फिर किसी ने सोचा नेक रेस्ट हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे करते 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 हर एक वस्तु को आप देखते हैं वो धीरे 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 इम्प्रूव होती जा रही है, और हर एक पीढ़ी है ना समय आने पर इस इम्प्रूवमेंट को करती है। ठीक है, बढ़िया बात, जागते रहिए भाई। और अब आखिरी और महत्वपूर्ण बात, ठीक है, आज के लेक्चर की। बेटा क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 12:11। कितने बजे तक का लेक्चर? 12:20 तक का लेक्चर, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात को थोड़ा पूछते हैं आप सभी से, है ना। आदमी पैसा किस लिए कमाता है? हाँ बताओ, कोई भी व्यक्ति बताएं। हम सब सारे लोग भी बोल सकते हैं। आदमी जब पैसा कमाते हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, पैसा किस लिए कमाते हैं और पैसा उनका कहाँ खर्च होता है? अच्छा, आप सारे लोग का आवाज़ नहीं आ रही है, बताइए आप, बताइए। हाँ हाँ, सुख सुविधाओं पे। सुख सुविधाओं में क्या क्या करते हैं? देखिए
हाँ, सुख सुविधाओं का क्या अर्थ है? आराम से एक एक चीज़ पे जाएंगे। देखो बेटा, हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। जैसे इस प्रकृति में एक व्यवस्था है ना, वैसे ही मानव सिर्फ प्राकृतिक व्यवस्था में नहीं जीता। मानव केवमैन नहीं रहा, मानव वहाँ से आगे बढ़ता 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 आया। तो मानव की जो एक इनेट नेचर, एक इनेट किसी चीज़ की प्यास है, उसने एक व्यवस्था बनाई जिसको हम कहते हैं मानवकृत व्यवस्था, आदमी की बनाई हुई व्यवस्था है। ठीक है? तो मानव जो भी पैसा कमाता है वो उस पर कहाँ कहाँ खर्चा करता है? घर बनाने में, और हाँ, तो देखो, आहार, आवास और अलंकार। एक बढ़िया तरीका है किसको कहने का? रोटी कपड़ा मकान को। ठीक है? और इसके अलावा कहाँ खर्चा करता है? दूरदर्शन, दूरगमन और दूरश्रवण। ये अपने पोषण के अर्थ में और ये दूसरों से कनेक्ट होने के अर्थ में। हमको किसी से मिलने जाना है, दूरगमन मतलब हमें एक व्हीकल चाहिए, कनेक्ट होना है, फ़ोन या वीडियो चाहिए, है ना, कुछ ऐसा चाहिए रहता है। तो अपने पास ये कुछ चीज़ें यहाँ खर्चा होता है। और कहाँ कहाँ और किस तरीके के कार्यक्रम और करता है मानव? हाँ, तो देखो, मानव एक चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। कम से कम मेरे माता पिता मानते थे, और मुझे बिल्कुल इस बात पर श्योरिटी है कि आपके माता पिता भी मानते होंगे। जानते हैं वो क्या बात है? हमारे माँ बाप कहते थे, बेटा मन लगा के पढ़ाई करो। वो अपनी कमाई का अधिकतम हिस्सा हमारे सभी की पढ़ाई में लगाते थे। उनको ये लगता था कि शिक्षा संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उन्हें लगता था कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे हों। आप में से कितने लोगों के माता पिता ऐसा कहते हैं, या आपको लगता है ऐसा वो करते हैं? ऐसा करते हैं। ये भी एक इनेट बात है कि हर माता पिता में ये बात दिखाई पड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, रेस का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो देखो बेटा, मानव में हर मानव चाहता है कि उसकी जो संतान है उसमें शिक्षा संस्कार आए। संस्कार का मतलब है समझदारी, है ना। वो आई है कि नहीं आई है ये दूसरी बात है, लेकिन उसकी एक इनेट ये डिज़ायर है कि हम शिक्षित हों, हमारे में भेदभाव ना हो। ये उसकी एक इनेट डिज़ायर है। और कहाँ मानव और क्या क्या करता है? तो देखो बेटा, पैसा यहाँ खर्चा करता है, करता क्या क्या है? देखिए, थोड़ा मैं कहती हूँ उस पर, है ना। मानव दिखाई पड़ता है, आपके माता पिता क्या करते हैं? उत्पादन कार्य को करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन कार्य करते हैं। उत्पादन, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, या किसी ना किसी सेवा में लगा हुआ है, किसी ना किसी कार्यक्रम में लगा हुआ है, जिससे वो अभी क्या है, आप पैसे को ना ऐसा समझिए, इट्स अ थैंक यू नोट। थैंक यू नोट है ना, कि आप कुछ चीज़ आपको चाहिए थी, मेरे पास थी, आपने लिया, तो आपने मुझे थैंक यू के लिए पकड़ा दिया एक नोट, एक कागज़ का टुकड़ा जिसमें लिखा है थैंक यू, एक नंबर लिखा है उसकी जगह। इतनी सी बात है। लेकिन अल्टीमेटली आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है? या तो वस्तु या तो सेवा। पैसे से कुल मिला के इतनी चीज़ आ रही, जो कि कर कौन रहा है? कोई दूसरा मानव ही कर रहा है उसको। ठीक है? तो मानव में 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम के रूप में देखते हैं कि तो शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, और उसके बाद हम देखते हैं विनिमय कोश। इसको थोड़ा और एक क्रम से लिखती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं न्याय सुरक्षा। न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, देखिए, मानव जो है वो शरीर और चेतना, इनका एक संयुक्त रूप हमको दिखाई पड़ता है। एक और बात है कि यदि आप 3 दिन काम नहीं करेंगे आप बीमार हो जाएंगे, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारा शरीर जो है वो एक्टिविटी के लिए बना है। एक मैंने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखी, उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, आपकी बॉडी से कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा है होप मॉलिक्यूल्स। होप मतलब आशा।
होप मॉलिक्यूल उसका नाम रखा है, जो अगर वो होप मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में रिलीज होते रहता है तो आपका शरीर में एक मैसेज जाता है कि शरीर को लंबा टिकाए रखना है। और यदि आपकी बॉडी में से वो होप मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होते ना, तो इसका मतलब है शरीर को वो इंस्ट्रक्शन होता है कि आप शरीर को बीमार कीजिए, कमज़ोर कीजिए, मृत्यु की तरफ दौड़ाइए। इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी एक स्टडी है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है ना, जिसका वीडियो है। तो मानव है ना, कुल मिला के यदि हम देखें, अब ये रुपया, पैसा, सिस्टम, इस सब को हटा दीजिए और देखिए मानव की जो इनेट डिज़ायर है वो क्या है। तो हर मानव चाहता है सीखना, समझना। इसको हमने कहा शिक्षा संस्कार। हर मानव क्या चाहता है? न्याय, सुरक्षा। सुरक्षा के कंसेप्ट को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम सभी के पास यदि हथियार हो जाएं, हम सभी के पास हथियार हो जाएं, तो क्या हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे? हथियारों का होना सुरक्षा है क्या? नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुरक्षा का अर्थ है किसी चीज़ का संरक्षण और उसका संवर्धन। संरक्षण और संवर्धन। एक बहुत अच्छी कहानी मुझे मेरे पिताजी ने सुनाई थी बचपन में। बड़ी अच्छी कहानी, आपको भी सुनाती हूँ जल्दी से। एक ससुर थे, वो किसी यात्रा पर जाने वाले थे। उन्होंने अपनी बहू को कहा, कुछ 1 किलो खास प्रकार के गेहूँ थे, 1 किलो गेहूँ, और उन्होंने अपनी बहू को कहा कि बेटा इसको आप है ना सुरक्षित रख दीजिएगा। तो वो जो बहू थी बहुत देर तक सोचती रही, इसको क्या करूं क्या करूं। तो उसने सोचा पहले इसको हम किसी तिजोरी में, अलमारी में रख दें, पता नहीं कब आएंगे, क्या होगा। तो उसने पहले दिन उसको वहाँ पर रख दिया। फिर वो सोचती रही अगर उसमें कीड़े लग गए तो क्या करेंगे क्या करेंगे, ऐसा बहुत कुछ वो सोचती रही। अल्टीमेटली आफ्टर थिंकिंग अ लॉट शी डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया, समय आने पर उसने उन गेहूँओं को बो दिया। गेहूं को बोने से क्या हुआ, वो जो 1 किलो गेहूं थे कितने हो गए? करीब करीब 10 किलो। 1 किलो में बेटा उससे ज़्यादा हो जाता है, 50 किलो करीब। 1 किलो गेहूं से कितने गेहूं हुए? 50 किलो। 50 में से 49 किलो गेहूं घर में खाने में इस्तेमाल हो गए, वापस वो 1 किलो ताज़े गेहूं हो गए। आप में से अधिकतर लोगों को ये पता होगा, यदि बीज बहुत पुराना हो जाए तो वो बीज वापस उगता नहीं है। बीज का सुरक्षा क्या है? उसकी साइक्लिसिटी को मेंटेन रखना ही बीज की सुरक्षा है। तो अभी हम सुरक्षा को ना, हमें लगता है हथियारों से हम सुरक्षित हो जाएंगे। हथियारों की सुरक्षा करने के लिए हथियारों को ज़मीन में गाड़ देते हैं। ज़मीन में हथियार गाड़ देना सुरक्षा है क्या? नए नए सुरक्षा, हम सोचिए, बड़े आश्चर्य की बात है, कितना कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट है ये। हमें लगता है हमारे पास जितने ज़्यादा हथियार हो जाएंगे हम उतना सुरक्षित महसूस करेंगे। और 2 लोग आपस में ही सुरक्षा को महसूस करते हैं। कब? जब उनके बीच में विश्वास है। तब एक के पास हथियार है, दूसरा भयभीत है। वो क्या करेगा? तुरंत जाके अपने भी हथियार बनाने की व्यवस्था करेगा। इससे दोनों असुरक्षित हो गए। इसको हम कह रहे हैं हमारी जो थिंकिंग है ना, उसमें समाधान नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों ने न्यूक्लियर वीपन्स बना लिए हैं ना, पता है आपको? न्यूक्लियर वेपन्स, अस्त्र शस्त्र ऐसे बना लिए। किसी ने मुझे कहा हमने अब ऐसे अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, इस धरती को हम 300 बार समाप्त कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट की मूर्खता आप देखिए भाई। अगर आपने एक बार इस धरती को नष्ट कर दिया तो अगले 299 बार नष्ट करने के लिए बैठे रहोगे क्या? क्लिक हुआ? हमारी बातों में इतने सारे अंतर्द्वंद हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। मानव को क्या चाहिए? संबंधों में न्याय और समाज में सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा यह विश्वास पूर्वक ही होगा। हमें अभय चाहिए। देखिए मानव में ना 3 प्रकार के भय हैं। एक तो है हमारे पास पशुओं से भय, पाशविक भय है ना। और दूसरा है हमको प्रकृति के जो प्रकोप आते हैं ना, ये जो कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी बहुत बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, इससे भय लगता है। और तीसरा है मानव में जो अमानवीयता है, इनह्यूमेन बिहेवियर है, उसका हमको भय लगता है। ये बताइए इन तीनों में से कौन सा वाला भय सर्वाधिक है? जानवरों से डर ज़्यादा है,
प्राकृतिक प्रकोप का, या फिर जो आदमी में अमानवीयता है उससे ज़्यादा भयभीत है? तो बेटा जो अगर आदमी में जो ये अमानवीयता है, यदि ये ख़त्म नहीं होती तो क्या समाज में अभय आएगा? और यदि समाज में अभय नहीं आए तो क्या हम युक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मेरी सुरक्षा आपकी मानसिकता के साथ है। मेरी सुरक्षा इस दुनिया के हर एक आदमी की सही मानसिकता के साथ है, इसलिए आज मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। तो आदमी कुल मिला के 5 चीज़ें चाहता है। समझदारी चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा रखी हुई है। सुरक्षा चाहता है, वो भय में जीना नहीं चाहता है, भय में स्वयं को अनियंत्रित पाता है। अगली बात, आदमी है ना, कंदमूल फल तोड़ के खाते रहना नहीं चाहता है। उसने उत्पादन कार्य को किया, कपास का बीज फाइंड आउट किया, कपास को उगाया, रुई बनाई, रुई बनाने के बाद उससे कपड़ा बना लिया, कपड़े को रंग लिया, काट लिया, शर्ट बना ली, ब्लेजर बना लिए, सब बना उन्हों के पहन खड़ा हो गया। आदमी को उत्पादन कार्य करने की एक, उसके अंदर मनाकार को साकार करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से आदमी सिर्फ इतने में खुश नहीं होता कि उसके पास हो गया। जैसे कल हम पूछ रहे थे ना, तो कोई बेटा जी बोले मैं इतने से तृप्त नहीं हूँ कि मुझे सब ठीक हो जाए, मेरी माँ को भी हो, मेरी बहन को भी हो, मेरे पूरे परिवार को हो, पूरे समाज को हो। आप कल्पना कीजिए, क्या ये संभव है कि एक ऐसा समाज संभव है जहाँ पर ऐसा छीना झपटी विहीन समाज, जहाँ पर एक गरीब है और दूसरा जो है अमीर है? यदि गरीब अमीर रहेगा तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो आदमी न सिर्फ ये चाहता है कि वस्तुएं हो जाएं, वो ये भी चाहता है कि वो सर्व सुलभ हो जाएं, सभी को मिलें, हमें भी मिले, तुम्हें भी मिले। वो बराबरी चाहता है, एक समानता चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है, अपने विचार को परिमार्जित करता है, अपने कार्य व्यवहार को परिमार्जित करता है। और आखिरी बात जो मानव चाहता है, स्वास्थ्य संयम, शरीर का स्वास्थ्य, मन कैसा हो, संयमित हो। ये बार बार भय में, अविश्वास में अनियंत्रित होना नहीं चाहता है। कहता है इससे अच्छा तो फिर जिंदगी ना हो, वो बढ़िया है, इतने धोखे खा के क्या फ़ायदा। तो आज की स्थिति यदि देखते हैं बेटा, तो शिक्षा संस्कार की स्थिति कैसी है? शिक्षा संस्कार का कुल कार्यक्रम क्या कि आपकी नौकरी लग जाए। शिक्षा संस्कार लेते समय टेंशन, नौकरी में टेंशन, बॉडी की हालत खराब, शिक्षा लेने के लिए परिवार से दूर, शिक्षा के बाद काम करने के लिए परिवार से दूर, पूरा अस्त व्यस्त माहौल दिखाई पड़ता है। न्याय सुरक्षा की हालत देखिए, 5 करोड़ तो केसेस लंबित हैं। 5 करोड़ एक व्यक्ति का लगा लीजिए तो हो गए कम से कम प्रत्यक्ष रूप से 50 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं। हिंदुस्तान की अभी आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 में अगर उसका आधा करेंगे तो 70 करोड़ है ना। तो करीब करीब 30% से 35% लोग जो हैं इसी में अटके हुए हैं। न्याय ही नहीं मिल रहा है। सुरक्षा की हालत देखें तो हमने कल्पना तो कीजिए, कैसे ही धरती तो आप तोड़ नहीं सकते हो, काट नहीं सकते हो। आपने एक इमेजिनरी बाउंड्री खींच ली और इस पर मान लीजिए एक ये बॉर्डर है, ये कंट्री एक्स है, ये कंट्री वाई है। एक्स वाला यहाँ से मार देता है तो कहते हैं हमने उनको धराशायी कर दिया, ठीक है। और इधर वाला अगर मर गया तो कहते हैं इधर शहीद हो गया। और अगर ये इस बाउंड्री के इधर मर जाए तो कहते हैं ये तो आतंकवादी था, हमने आतंकवादियों को मार गिराया। इतना ही तो चल रहा है कुल मिला के। एक लाइन खींच ली, मतलब देखिए पागलों के खेल जैसी हालत है। एक लाइन खींच ली और उस लाइन के इधर मार रहे हैं, उधर मार रहे हैं और कह रहे हैं एक शहीद है, एक आतंकवादी। यही गेम चल रहा है, ठीक है। तो न्याय सुरक्षा की हालत खराब। उत्पादन कार्य ऐसे कर रहे हैं, मिट्टी, पानी, हवा, भोजन सब दूषित। और चाहते क्या है? स्वास्थ्य चाहते हैं। कैसी कल्पना है? स्वास्थ्य चाहिए और जिस स्वास्थ्य जैसे मिलेगा वो सबको खराब किया। विनिमय कोष सेम हालत। हमने गरीबी अमीरी की खाई को बड़ा करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था पे जब चर्चा करें, और स्वास्थ्य संयम की हालत भी उतनी ही। चलिए, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।
और मुझे लगता है कि आपके ध्यान में कुछ बातें गई होंगी। बढ़िया, ठीक है, तो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली बार।